नमस्कार SYBA विद्यार्थी मित्रों। कल हमने कविता के सोपान में दी गई अरुण कमल की धार कविता को समझा और आज हम उनकी दूसरी कविता बोलना का भावार्थ करेंगे। अरुण कमल के जीवन परिचय की चर्चा हमने पहले वीडियो धार में की थी। अगर किसी को अरुण कमल का जीवन परिचय देखना हो तो अब वो पहला वीडियो है धार कविता का, उसमें अरुण कमल का जीवन परिचय दिया हुआ है। तो चलो मित्रों, अब हम शुरू करते हैं अरुण कमल की दूसरी कविता बोलना। हमने कमल जी की पहली कविता धार देखी, तो उसमें हमने देखा कि अरुण कमल ने संपूर्ण कविता धार में गरीब एवं श्रमिक लोगों की बात की है। जबकि हम दूसरी कविता देखेंगे बोलना, तो उसमें भी कवि का मुख्य बिंदु गरीब एवं शोषित वर्ग ही रहा है। कवि का मुख्य बिंदु अपनी काव्य में गरीब एवं श्रमिक लोग ही रहते हैं। कवि इन लोगों पर ही अपनी कविताएं ज़्यादा बनाते हैं। अरुण कमल की कविता में भूखमरी, गरीबी आदि का यथार्थपूर्ण चित्रण किया हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने 3 लोग के उदाहरण दिए हैं हमें। प्रथम में वे आते हैं जो बहुत ही बोलते हैं, यानी कि एकदम गरीब और बेसहारा श्रमिक लोग। दूसरे उदाहरण में वे लोग आते हैं जो कम बोलते हैं। तो कम बोलने वाले में माध्यमिक यानी कि मध्य परिवार की बात होती है। और तीसरे वे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, वो इशारों में ही अपना काम कर देते हैं, यानी कि वे पूंजीपति या अमीर लोगों की बात की है। काव्य का शीर्षक है बोलना। काव्य के शीर्षक से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवि ने यहाँ पे बोलने वाले और न बोलने वाले लोगों की बात की है। कौन लोग बोलते हैं और कौन वे लोग हैं जो नहीं बोलते हैं। तो कविता के शीर्षक बोलना से ही कवि ने हमें विस्तार से समझाया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा बोलते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलते। तो चलो अब हम काव्य की प्रथम पंक्ति देखें तो उसमें कहा गया है कि जो आदमी दुख में है वह बहुत बोलता है, बिना बात के बोलता है, वह कभी चुप स्थिर बैठ नहीं सकता। यानी कि ऐसे आदमी जो बहुत ही पीड़ित हैं या फिर दुखी हैं या फिर भूखे हैं या फिर वैसे लोग जिन्हें मानव जैसा अधिकार ही नहीं मिला है, वे बहुत बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना तो रोटी मिलती है, ना ही कपड़ा मिलता है और ना ही रहने के लिए घर मिलता है। वैसे ज़रूरतमंद जो सारे अधिकारों से वंचित रह गए हैं, वे लोग बहुत बोलते हैं। वे बिना बात के बोलते हैं। वह अपनी पीड़ा का दूसरों को एहसास कराने के लिए बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारी पीड़ा या दुख या फिर तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। इसलिए वो ये सोच के बोलते हैं कि हमारे बोलने से अगर कुछ फ़ायदा होता है, हमें कुछ 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो हमें बोलना ही चाहिए। ये सोचकर वे बेबाक बोलते रहते हैं, बिना वजह का बोलते रहते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। ये तो यही कहावत हो गई कि बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अर्थात अगर हम कुछ मांगेंगे नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला हमें कुछ समझेगा नहीं और हमें कुछ मिलेगा नहीं। यह सोचकर ही गरीब, पीड़ित एवं दुखी लोग बोलते रहते हैं, इसी आशा में कि हमें कुछ मिल जाए हमारे बोलने के बदले में। फिर आगे की पंक्ति है कि जरा सी हवा लगते फेंकता लपट, बकता है लगातार ईंट के भट्टे सा धधकता। अर्थात गरीबों को जरा सी भी हवा लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि अगर गरीब लोगों को कोई अमीर या फिर पूंजीपति लोग थोड़ी सी लालच या फिर उसे आश्वासन दे दे, तो वो बोलना और भी ज़्यादा उनका बढ़ जाता है। जैसे भट्ठे में जलती हुई ईंट धधकती है, वैसे ही जरा सी हवा लगने पर वो बोलना चालू कर देते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी आश्वासन और लालच मिल जाए तो वो अपना बोलना बंद ही नहीं करते, बोलते ही रहते हैं। अब उनको कोई ज़रा सा भी लालच देता है तो वो एकदम
जुनून में आ जाते हैं। उनके अंदर ऐसा जुनून जाग उठता है कि कभी कभी वो कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, और कई बार तो ऐसा काम करने से वो अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं, और कई बार तो सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। इस प्रकार प्रथम उदाहरण में हमने बहुत बोलने वाले लोग देखे, यानी कि गरीब लोग की बात की। गरीब लोग हैं, ऐसे ही अपना मजाक या हंसी उड़ाने के लिए नहीं बोलते, वे इसी ताक में रहते बोलते हैं कि अगर हम कुछ बोलें तो हमें शायद कुछ मिल जाए, इसीलिए ही वो इतना ज़्यादा बोलते हैं। इस प्रकार प्रथम उदाहरण में हमने बहुत बोलने वाले लोग देखे जो कि श्रमिक हैं। अब काव्य का हम दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरे उदाहरण में कवि ने कम बोलने वाले या फिर काम की बात बोलने वाले व्यक्तियों की बात की है। कवि अब हमें दूसरे चित्र में ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि काम की बात बोलते हैं। उन्हें अपना जितना काम करवाना होता है उतनी ही बातें वे लोग बोलते हैं, यानी कि कवि ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि पाखंडी एवं स्वार्थी हैं, यानी कि ऐसे पाखंडी और स्वार्थी नेता है या फिर तो राजलोलुप नेता हैं जो अंदर कुछ और हैं और बाहर दिखाते कुछ और हैं। अंदर तो स्वार्थता से भरे पड़े होते हैं, लेकिन बाहर वो गरीबों के हमदर्द बनते हैं, उन्हें झूठी हमदर्दी देते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अपना काम पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जब काम पूरा हो जाए तब तो मैं कौन और तुम कौन, यही वाली बात हो जाती है। अब जो लोग पहले से ही सुखी हैं, पहले से ही संपन्न हैं, उसे भला और किस चीज़ की आवश्यकता। जिनके पास तो सिर्फ पेट ही नहीं, पेटियां ही पहले से भरी पड़ी हैं, वे लोग बोल के क्या करेंगे। उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो वे लोग जिनके पास कुछ होगा नहीं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो वे लोग हैं जिनके पास पहले से ही इतनी सारी पेटियां भरी पड़ी हैं, अर्थात इतना सारा धन एवं पैसा पड़ा है जिसको रखने के लिए अब तो पेटियां भी कम पड़ रही हैं, अर्थात वे पहले से ही सुखी और संपन्न है, तो वो कम ही बोलेंगे या फिर तो उतना बोलेंगे जिससे उसका काम हो सके। और ज़्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं जो तो सिर्फ हाँ या ना में ही बातें करते हैं, और या फिर तो अपनी गर्दन हिलाकर ही अपना काम पूरा कर देते हैं। दो शब्द बोलना भी उन्हें मंजूर नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में या फिर गर्दन हिलाकर ही अपना काम पूरा कर देते हैं। हम आगे देखें तो आगे की पंक्तियाँ बोल रही हैं कि जो जितना सुखी है उतना ही कम बोलता है, जो जितना ताकतवर है उतना ही कम। अब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि जो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो उतना ही कम बोलेगा, और उसके विरुद्ध देखें तो जो जितना कमज़ोर होगा वो उतना ही ज़्यादा बोलेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो जितना ताकतवर होगा वो कम ही बोलता है, वो तो लगभग बोलना ही पसंद नहीं करता, सिर्फ हाथों से इशारा कर कर ही अपना काम पूरा कर लेते हैं और खुद चुप रहते हैं, अर्थात उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके हाथ के नीचे उनके चेले जो रहते हैं वो ही उनका सब काम पूरा कर देते हैं, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे लोग ये सोचते हैं कि बोलने से काम बिगड़ता है, अर्थात वो बोलना पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ गरीब हैं जो ये सोचते रहते हैं कि बोलने से हमारा काम बनेगा, अर्थात बोलना ज़रूरी है क्योंकि बोलने से ही हमें कुछ मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग ये सोचते हैं कि बोलने से हमारा काम बिगड़ेगा, अर्थात वो चुप ही रहना पसंद करते हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल ही नहीं बोलते। प्रथम में हम ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही बोलते हैं। दूसरे उदाहरण में हमने ऐसे व्यक्ति देखे जो बोलते तो हैं लेकिन कम बोलते हैं, अर्थात जो काम की बातें होती हैं वही बोलते हैं। अब तीसरा उदाहरण हम ये देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का देखेंगे जो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, अर्थात ऐसे मौन वृत्ति सज्जन से मिलेंगे जो मौन में ही यानी कि एकदम चुपचाप रहकर ही अपना सारा काम कर लेते हैं। और उनके मौन और चुप्पी के पीछे ही तो इतने सारे विनाश होते हैं। आजकल हमारे देश में जो बड़े बड़े युद्ध, दंगे, फसाद हो रहे हैं वे उन्हीं लोगों की तो देन है।
ये लोग बिना आवाज़ निकाले, बिना चू तक किए अपना सारा कार्य कर लेते हैं। अब इसकी हम पंक्तियाँ देखें तो वह लगभग नहीं बोलता है, हाथ से इशारा करता है, ताकता है और चुप रह जाते हैं। तो कवि ने यहाँ ऐसे सातिर व्यक्तियों की बात की है जो कुछ बोलते ही नहीं हैं। अपना कार्य वे इतनी चुप्पी और सातिरगी से दूसरे पे डाल देते हैं कि कब उनका काम पूरा हो जाए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि वो बंदूक की गोली भी खुद चला लेते हैं, लेकिन दूसरों के कंधे पे रख के, यानी कि अपना काम वो दूसरों पे फेंक कर देते हैं। फिर अंत में खुद तो सुरक्षित रह जाते हैं और दूसरे को फंसा देते हैं। ऐसा करने से उसका ही काम बन जाता है, खुद का काम भी हो जाता है, और या फिर रही कुछ दोस्त की बात तो वो भी खुद पे नहीं आते। वे लोग इतने शातिर होते हैं जो सिर्फ अपनी उंगली या फिर हाथ के इशारों पर ही खून की नदियाँ बहा सकते हैं। इतनी ताकत होती है उनके इशारों में, जिसके चलते चल रहा है युद्ध, कट रहे हैं लोग, उसने कभी किसी बंदूक की घोड़ी नहीं दाबी। अर्थात वे लोग जिसके कारण ये सब युद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मर जाते हैं, वे ही लोग बिना कुछ किए ही सब अपना कार्य कर देते हैं। बिना किसी परेशानी या बिना किसी झंझट में पड़े हुए ही अपना काम पूरा कर लेते हैं और दोष डाल देते हैं दूसरे व्यक्ति पे। इस प्रकार वे अपना कार्य इतनी शातिरता से कर देते हैं कि सामने वाले को उसकी भनक तक नहीं लगती है। तो मित्रों, हमने संपूर्ण कविता को देखा और समझा कि अरुण कमल ने इस कविता में क्या कहना चाहा है और क्या वे हमको बताना चाहते हैं। तो वे हमें 3 लोगों से मिलवाते हैं। एक तो है जो बहुत बोलते हैं, एक है जो सिर्फ काम की बातें बोलते हैं, और एक है जो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। असल में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो दिल के एकदम साफ एवं सच्चे होते हैं। वो सिर्फ बोलकर ही अपना जी हल्का कर देते हैं, अपने मन को बहला देते हैं, और हकीकत में उनके मन में कुछ तक नहीं होता। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बोलते नहीं हैं। वे लोग बोलकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, किंतु बिना बोले सब कुछ अपना कार्य कर देते हैं। जो लोग नहीं बोलते हैं उनके मन के अंदर ही पाप छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण कविता बोलना में बोलने वाले कौन हैं और ना बोलने वाले कौन हैं, बोलने वाले लोग में क्या अंतर है और ना बोलने वाले लोग में क्या अंतर है, इससे कवि ने हमें परिचित कराया है। इस प्रकार अरुण कमल की बोलना कविता में कवि ने हमें सच्चे लोगों की पहचान कराई है। इस प्रकार बोलना शीर्षक कविता में अरुण कमल ने बोलने के मायने पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद।